हेलो। तो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस यानी कि बनाना। तो लाइट की प्रेजेंस में अगर प्लांट फूड प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रोसेस को बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक वाइटल प्रोसेस है जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो धरती पे जीवन भी नहीं होता। तो हम सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तब हम एग्जिस्ट करते हैं। प्लांट अगर ऐसा नहीं करते तो कोई भी नहीं होता, क्योंकि हर कोई, चाहे वो हर्बीवोर हो तो वो प्लांट को डायरेक्टली खा रहा है, कोई कार्निवोर हो तो वो हर्बीवोर को खा रहा है, और कोई टॉप कार्निवोर है तो वो सबको खा रहा है। यानी कुल मिलाकर के कंजप्शन जो हो रहा है हर ट्रॉफिक लेवल पे वो एक ही जगह से शुरू होता है, वो है प्लांट्स। सो प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो जितने भी प्लांट हैं वो सारे के सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं। नॉट ओनली प्लांट, यूग्लिना भी करता है। यूग्लिना जो कि एक बीच की चीज है कुछ एनिमल और प्लांट्स की। और फोटोसिंथेसिस साइनोबैक्टीरिया भी करते हैं, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है इतना? तो फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है बच्चों, ये 2 स्टेप में होता है। सबसे पहला स्टेप होता है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मतलब होता है कि सनलाइट की प्रेजेंस में एनर्जी फॉस्फेट्स बनाना, यानी कि जो सनलाइट आ रही है उसको इस्तेमाल करना, और उसको इस्तेमाल करके प्लांट एनर्जी फॉस्फेट्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि ATP और NADPH। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को तैयार करना कहलाता है लाइट रिएक्शन। फिर इन दोनों मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करके ग्लूकोज तैयार करना। ग्लूकोज आप जानते हैं C6H12O6, ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का। तो इसको बोलते हैं हम लोग डार्क रिएक्शन। तो पहला लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन। ओवरऑल इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब जो नॉलेज हमें है एट प्रेजेंट वो कई सालों के एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है, कई साइंटिस्ट की मेहनत है, तब जाके हमें पता लगा। ऐसा नहीं कि किसी साइंटिस्ट को डायरेक्टली ये सारी नॉलेज हुई और उसने किताब छाप दी। तो फोटोसिंथेसिस के ऊपर अवेलेबल जितनी भी डिटेल है वो सारी ग्रेजुअल है, यानी पहले लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो भी किताब में दिया है, फिर धीरे धीरे उनकी अंडरस्टैंडिंग बदली क्योंकि जब उन्हें समझ में आया। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी 9th या 10th क्लास के स्टूडेंट से पूछेंगे कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन कैसे देते हैं, तो उसका सीधा सा जवाब होगा प्लांट CO2 लेते हैं, O2 देते हैं। उनको लगता है बच्चों को कि भी प्लांट जो होते हैं वो कार्बन को रख लेते हैं, O2 देते हैं, बहुत अच्छे प्लांट। बट ऐसा नहीं है। जो ऑक्सीजन प्लांट से आती है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली नहीं होती, वो वाटर से आती है। क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? ठीक है। तो इस तरीके से हो रहा है काम। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है ये 2 स्टेप में हो रहा है। पहले लाइट रिएक्शन हो रहा है, फिर डार्क रिएक्शन हो रहा है, तब जाके ग्लूकोज बन रहा है। प्लांट जो ग्लूकोज बनाते हैं उसे ट्रांसपोर्ट किसके रूप में करते हैं? सुक्रोज। और इस सुक्रोज को फिर स्टार्च किसके रूप स्टोर किसके रूप में करते हैं? स्टार्च। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। ऐसा क्यों करते हैं प्लांट्स? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि स्टार्च जो होता है वो ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होता है। क्या होता है? ऑस्मोटिकली इनएक्टिव, यानी कि ये पानी में घुलता ही नहीं है। अब जब पानी में घुलेगा नहीं तो इसका मतलब ये सॉल्यूट नहीं, और ये सॉल्यूट नहीं है तो पानी को अपनी तरफ खींचेगा नहीं, और पानी आएगा नहीं तो सेल का साइज बढ़ेगा नहीं। सेल चाहे जितना मर्जी स्टार्च आराम से स्टोर कर सकती है। क्या ये समझ में आता है? तो देखिए फोटोसिंथेसिस कितने स्टेप का है? 2 स्टेप का है। तो पहले हम एक एक करके स्टेप को समझेंगे। बट अगर हम NCERT के अकॉर्डिंग चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं तो हमें पहले तो हिस्ट्री समझनी पड़ेगी इसकी, कि पहले लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या थी और अब क्या है। तो शुरू करें इसकी हिस्ट्री फोटोसिंथेसिस की। ओके। देखिए सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट होता था वो होता था ब्लैक पेपर के साथ। इसमें क्या करते थे हम लोग, प्लांट के लीफ को, जो प्लांट से अटैच्ड है, जिंदा पत्ता जो है, उसको आधा पेपर से कवर कर देते थे ऐसे। और पेपर भी होता था डार्क कलर का, एकदम ब्लैक पेपर। ये देखिए ब्लैक पेपर से इसको कवर कर दिया। ब्लैक पेपर ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ब्लैक पेपर लाइट को आर पार जाने नहीं देता। तो सनलाइट पड़ रही है, तो सनलाइट पड़ रही है यानी फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस होने के बाद अब आपको पता है अगर फोटोसिंथेसिस हुआ है तो ग्लूकोज बना होगा, ग्लूकोज से सुक्रोज बना होगा, सुक्रोज से क्या बना होगा?
स्टार्च। और अगर स्टार्च बना है तो आयोडीन डालने पर, आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा? स्टार्च, बिल्कुल। और जहां जहां स्टार्च बना होगा वो हिस्सा आयोडीन लगने पे कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। ये तो आपको पहले से पता है कि स्टार्च जो होता है वो आयोडीन के प्रेजेंस में कैसा होता है? ब्लैक। अब आधा पत्ता नहीं हुआ, वो पहले जैसा ही है, लेकिन आधा ब्लैक हो गया। क्यों? इसका मतलब इतने वाले पार्ट में स्टार्च नहीं बना, ठीक है, और इस वाले पार्ट में स्टार्च भी है और आयोडीन भी लग गया इस पे, स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स हो गया ये। तो आपको बात समझ में आ रही है? इससे क्या साबित होता है इस एक्सपेरिमेंट से? इस एक्सपेरिमेंट से साबित होती है इंपॉर्टेंस ऑफ सनलाइट। इंपॉर्टेंस ऑफ सनलाइट कौन से प्रोसेस के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट कितना इंपॉर्टेंट है वो हमें इस एक्सपेरिमेंट से समझ में आ रहा है। ओके, कोई डाउट? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट जो आता है वो है हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या है? मतलब है तो ऊपर वाला भी हाफ लीफ, लेकिन उसे ब्लैक पेपर के नाम से, ब्लैक पेपर एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई प्लांट है, ये इसका पत्ता है। अब इसके पत्ते को हम लोग ना टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे ऐसे, ये कांच का टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे ऊपर से इसको बिल्कुल सील कर देंगे, आप ऐसे बंद कर देंगे एकदम। इसको सील करने के बाद अंदर एक कॉटन रख देंगे बच्चों, और ये कॉटन गीला होगा, कॉटन गीला होगा, सोक्ड विद KOH। कोई जानता है KOH की क्या प्रॉपर्टी होती है? बच्चों KOH जितना भी CO2 होता है फ्री, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। इसका मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर CO2 नहीं है, टेस्ट ट्यूब के बाहर CO2 होगा, बिल्कुल होगा। तो सनलाइट पड़ रही है, सनलाइट तो नीचे भी पड़ रही है, सनलाइट ऊपर भी पड़ रही है। अब थोड़ी देर बाद अगर हम इसे ऑब्जर्व करते हैं तो क्या होगा? हम इस पर आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे। भाई हमें तो चेक करना है स्टार्च बना कि नहीं बना। इसमें एक डाल, तो अगर हमें चेक करना है कि बना कि नहीं बना तो हम ऐसा काम करेंगे, इस पर आयोडीन डाल देंगे, ठीक है। तो जब हमने इसमें आयोडीन डाला तो आयोडीन डालने पर हुआ ये कि ऊपर का हिस्सा ब्लैक हो गया, डार्क, लेकिन नीचे का हिस्सा का डार्क नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो डार्क हिस्सा है इसमें क्या बना बच्चों? जल्दी बताइए क्या बना इसमें? इसमें बना स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना। और नीचे ये कलरलेस क्यों रहा? बिकॉज इसमें कोई स्टार्च नहीं बना। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या साबित होता है? इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित होता है कि बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। आ रहा है बच्चों समझ में? भाई इस एक्सपेरिमेंट में हमने एक ही लीफ को टेस्ट ट्यूब में डाला, और टेस्ट ट्यूब पे डाला हुआ ये लीफ जो है बच्चों प्लांट से कनेक्टेड है, यानी ये लीफ जिंदा है। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने KOH को रखा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। तो सारा कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले लिया? KOH ले लिया। अब इसका मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। जब टेस्ट ट्यूब के अंदर बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो चाहे कितनी भी सनलाइट मिले, कितना भी पानी मिले, लीफ फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। करेगा क्या? नहीं करेगा। यानी इधर फोटोसिंथेसिस हुआ और इधर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। इधर स्टार्च बना, इधर स्टार्च नहीं बना। तो आयोडीन डालने पे स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव कौन देगा? जो एक्सपोज्ड पार्ट था। जो कैसा पार्ट था? एक्सपोज्ड पार्ट। और जो विदाउट CO2 था, विदाउट CO2, उसमें आयोडीन कॉम्प्लेक्स के साथ कोई भी रिजल्ट नहीं आया। क्या ये बात समझ में आ रही है? अपनी NCERT बुक लेकर बैठे सब लोग? तो साथ के साथ बुक में भी देखते रहिए साथ के साथ। ओके, नेक्स्ट जो तीसरा एक्सपेरिमेंट है वो है जोसेफ प्राइसली का। बच्चों जोसेफ प्राइसली का नाम जाना जाता है फॉर डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन। इन्होंने क्या किए थे? डिस्कवरी किया था, डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन। कैसे किया था भाई? इन्होंने बहुत ही फेमस बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था। बेल जार होता है कांच का उल्टा जार है, जिसके अंदर प्लांट, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? तो बच्चों जोसेफ प्राइसली ने एक बेल जार इस्तेमाल किया। उस बेल जार के अंदर उसने एक मोमबत्ती को रखा और एक चूहे को रखा।
तो बर्निंग कैंडल, जलती मोमबत्ती और चूहे के शरीर से कुछ निकल रही थी गैसेस। देखो आज 2020 चल रहा है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है CO2 निकलती है, लेकिन तब नहीं पता था ना जोसेफ प्राइसली को। तो जोसेफ प्राइसली ने कहा ये फाउल एयर है, गंदी हवा है। फिर उसने क्या किया कि बेल जार में सेम एक्सपेरिमेंट मतलब परफॉर्म किया, लेकिन इस बार एक बर्निंग कैंडल, एक चूहे के साथ एक मिंट का प्लांट रख दिया। किसका प्लांट रख दिया? मिंट प्लांट। और आपको पता है प्लांट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं भाई। तो जब प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया तो कौन सी गैस बनाई होगी? ऑक्सीजन। और बाकी जितनी भी गैसेस थी वो CO2 वगैरह वो सब ले ली प्लांट ने भी, प्लांट ने CO2 ले ली। तो NCERT में लिखा हुआ है, आप मैच कर लो, NCERT में लिखा हुआ है क्या? प्राइसली हाइपोथेसाइज्ड, प्राइसली ने हाइपोथेसिस दिया कि प्लांट रेस्टोर टू द एयर व्हाटएवर द बर्निंग कैंडल एंड ब्रीदिंग एनिमल रिमूव्स। मिला? हाँ मिला कि नहीं मिला? हाँ, तो प्राइसली ने हाइपोथेसिस दिया, प्राइसली ने ये कहा कि प्लांट हवा को पहले जैसा बना देते हैं, बिल्कुल वैसा जैसा वो हवा में, मतलब जो चीजें थी वो बिल्कुल पहले जैसी कर देते हैं, यानी रेस्टोर कर देते हैं हवा को प्लांट्स। और हवा को गंदा कौन कर रहा था? बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल। ये बात दुनिया के सामने किसने रखी? जोसेफ प्राइसली ने। तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो CO2 गैस है इसको उन्होंने नाम दिया था डिफ्लोजिस्टोन, तब ये नाम दिया था। और जो CO2 है इसको तब नाम दिया था फ्लोजिस्टोन। ठीक है, क्या इतना समझ में आ रहा है? अच्छा, उसके बाद चौथे साइंटिस्ट आए जैन इंजनहॉर्स। बच्चों जो जैन इंजनहॉर्स नाम के साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया? इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया लेकिन एक एक्वेटिक प्लांट का इस्तेमाल किया जिसका नाम था हाइड्रिला। ये देखिए पानी भर दिया इसमें सारा और इसके अंदर एक्वेटिक प्लांट को रखा, हाइड्रिला को। और इन्होंने देखा कि ये जो प्लांट है एक्वेटिक हाइड्रिला, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन सिर्फ तब प्रोड्यूस कर रहा है जब इसको क्या मिल रही है? सनलाइट। तो ये इन्होंने एक्वेटिक प्लांट यूज करा। हाइड्रिला एक एक्वेटिक प्लांट है, इसका मतलब पानी के नीचे ही होता है ये। और हाइड्रिला छोटे छोटे बबल्स, ये देखो बबल बन रहे हैं, किस चीज के बबल्स है ये? ऑक्सीजन के, O2 बबल। तो O2 के बबल्स तभी तो बन रहे थे जब उस पर क्या पड़ रही थी? सनलाइट। यानी बिना सनलाइट के ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती। ये साबित किसने किया? जैन इंजनहॉर्स ने। तो जैन इंजनहॉर्स ने दुनिया को क्या समझाया? इन्होंने समझाया इंपॉर्टेंस ऑफ सनलाइट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आ रहा है समझ? तो फोटोसिंथेसिस में सनलाइट कितनी जरूरी है, ये बात दुनिया को किसने समझाई? जैन इंजनहॉर्स ने। एक एक्वेटिक प्लांट का यूज करके, क्या नाम था उस एक्वेटिक प्लांट का? हाइड्रिला। कोई डाउट आ रहा है समझ में? ठीक है, रब कर दो उसको। तो ये जो प्रोसेस है ना सेम, ये एक बार सनलाइट की प्रेजेंस में किया, एक बार सनलाइट की एब्सेंस में किया, सेम प्रोसेस। कर दो, रब कर दो। ओके, अच्छा फिर देखिए इसके बाद अगले साइंटिस्ट का नाम आया जूलियस वॉन सैक्स। नाम मिला? मिला कि नहीं? कितने साइंटिस्ट हो गए अब तक बच्चों? 3 पढ़े ना, चौथा होगा वो। तो चौथे साइंटिस्ट जो है, हाँ 3 पढ़ लिए। ओके ओके, एक्सपेरिमेंट्स में तो एक्सपेरिमेंट गिन रहा था, चलो छोड़ो। तो ध्यान दो, अगले साइंटिस्ट का नाम है जूलियस वॉन सैक। तो जूलियस वॉन सैक नाम था इनका। इन्होंने क्या कहा कि प्लांट फोटोसिंथेसिस से बनाते क्या है? ग्लूकोज। ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं? सुक्रोज। और स्टोर क्या करते हैं? स्टार्च। ठीक है, यानी प्रोड्यूस करते हैं प्लांट फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज। ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं सुक्रोज। और स्टोर क्या करते हैं? स्टार्च। ये बात दुनिया को बताई जूलियस वॉन सैक ने। इसके बाद आए अगले साइंटिस्ट T.W. एंजलमैन। का नाम था T.W. एंजलमैन। इन्होंने क्या किया? प्रिज्म का इस्तेमाल किया। प्रिज्म तो सब लोग जानते हैं, प्रिज्म व्हाइट लाइट का डिफ्रैक्शन करता है। तो उन्होंने व्हाइट लाइट इस पे डाली। व्हाइट लाइट में आपको पता है 7 कलर्स होते हैं,
तो व्हाइट लाइट आगे जाकर क्या होगी, हाँ बिल्कुल फैल गई वो 7 अलग अलग रंगों में, डिस्पर्जन हो गया इसका, ये देखिए बिल्कुल सही बोला, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और इसके सामने इन्होंने टेस्ट ट्यूब रख दी एक, और इस टेस्ट ट्यूब में इन्होंने भर दिया ग्रीन एल्गी को। किसको भर दिया बच्चों? इस ग्रीन एल्गी का नाम था क्लैडोफोरा। नाम बोलिए, क्या था नाम? क्लैडोफोरा। तो क्लैडोफोरा का तो क्लैडोफोरा का सस्पेंशन इन्होंने भर दिया इसमें। क्लैडोफोरा जो कि एक कौन सी एल्गी थी बच्चों? हाँ, तो ग्रीन एल्गी क्लैडोफोरा का सस्पेंशन भर दिया टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब पे पड़ रही है लाइट, लेकिन अब वो लाइट नहीं रही, वो एक स्पेक्ट्रम बन गया है। स्पेक्ट्रम का मतलब अलग अलग वेवलेंथ की लाइट यहाँ पे देखने को मिल रही है, अलग अलग कलर देखने को मिल रहा है। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है ऑर्डरली अरेंज करना अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन को। तो अलग अलग रेडिएशन को अगर आप ऑर्डरली अरेंज कर रहे हो, एक ऑर्डर में आपने लगा दिया, तो वो ऑर्डर से ये कहलाएगा स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे जो 7 रंग हैं, ध्यान से देखो, ये 7 रंग इस टेस्ट ट्यूब पे पड़ रहे हैं, लेकिन टेस्ट ट्यूब में फोटोसिंथेसिस क्या इन 7 कलर्स में होगा? क्या प्लांट 7 रंगों का इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए? तो इसका आंसर है नहीं। प्लांट सिर्फ ब्लू रीजन और रेड रीजन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। और ये बात समझ में आई जब उन्होंने बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया। इस बैक्टीरिया का नाम था एरोबिक बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया यूज किया? तो एरोबिक बैक्टीरिया को इन्होंने डाल दिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है, TW एंजेलमैन ने। अब एरोबिक बैक्टीरिया कहां पे एक्यूमुलेट होगा, जमा होगा? जहां पे ऑक्सीजन बन रही है या जहां ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है? जहां ऑक्सीजन बन रही है। तो इसका मतलब इस जगह पे ब्लू रीजन में बैक्टीरिया ज्यादा इकट्ठा हो गया। कौन सा बैक्टीरिया बच्चों? एरोबिक बैक्टीरिया। और ऐसे ही ये बैक्टीरिया कौन से इलाके में इकट्ठा हो गया? रेड रीजन में। यानी बैक्टीरिया 2 जगहों पे ज्यादा जमा हो गया, एक ब्लू रीजन में और एक रेड रीजन में। कौन सा बैक्टीरिया जमा हो गया? एरोबिक। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ग्रीन रीजन होता है, ग्रीन रीजन, ये फोटोसिंथेसिस के काम नहीं आता। तो फोटोसिंथेसिस के काम कौन सा रीजन आता है? एक तो ब्लू रीजन आता है और रेड रीजन आता है। कौन सा रीजन फोटोसिंथेसिस के काम नहीं आता? ग्रीन। ये बिल्कुल सिंपल है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे अभी रेड कलर दिख रहा होगा या मैरून जो भी दिख रहा है, तो ये रेड इसलिए दिख रहा है बिकॉज इसने बाकी सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, रेड को रिफ्लेक्ट किया। कोई भी ऑब्जेक्ट जिस कलर का दिखता है तो समझिए उससे उस प्रकार की रेडिएशन आ रही है। प्लांट सबको पता है ग्रीन दिखते हैं, इसका मतलब प्लांट बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सिर्फ ग्रीन को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। और प्लांट क्योंकि ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब प्लांट ने ग्रीन को यूज नहीं किया। फोटोसिंथेसिस में इसका कोई काम नहीं है। तो कौन से कलर्स का काम है फोटोसिंथेसिस में? ब्लू रीजन का और रेड रीजन का। क्या ये बात समझ में आती है? सो TW एंजेलमैन ने क्या किया था? इन्होंने दुनिया का सबसे पहला फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम तैयार किया था। क्या तैयार किया था? फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम। बच्चों यहाँ पे एक्शन का मतलब क्या है? एक्शन का मतलब है यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ये एक एक्शन है। और फोटोसिंथेसिस ब्लू रीजन में हो रहा है, रेड रीजन में हो रहा है, बीच में कहीं हो ही नहीं रहा है। तो इन्होंने दुनिया के सामने ये साबित किया कि फोटोसिंथेसिस पूरी व्हाइट लाइट से नहीं होता है, उसके कुछ रीजन से होता है। कौन से 2 रीजन से होता है? ब्लू रीजन से और रेड रीजन से। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर दो रब। अभी चल रहा है, स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट क्लास है आज। अच्छा शांत रहो, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, मैं यूट्यूब पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर को। बाकी बीच में बोलते रहो जिसको जो भी है डाउट्स। नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम आता है कॉर्नेलियस नाम है इनका, कॉर्नेलियस वैन नील, ये नाम याद रखना है, कॉर्नेलियस वैन नील। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक बैक्टीरिया का यूज किया था जिसका नाम था पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। क्या नाम था? पर्पल ग्रीन सल्फर हाँ, तो ये बैक्टीरिया यूज करे थे। किसने यूज करे थे बैक्टीरिया? कॉर्नेलियस वैन नील ने। तो कॉर्नेलियस वैन नील ने ये देखा कि जब बैक्टीरिया को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दिया जाता है तो ये बैक्टीरिया
ऑक्सीजन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? हाँ, तो ये जो हुआ, ये कौन सा फोटोसिंथेसिस हुआ बच्चों? ये हुआ ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो पता है आपको, है ना, लाइट का यूज करना, लेकिन ऑक्सीजेनिक क्यों लिखा? क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन क्या हुई? इवॉल्व हुई, निकली, तभी तो बोला ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अच्छा, फिर इनके दिमाग में पता नहीं क्या आइडिया है, इन्होंने चेंज कर दिया, इन्होंने यूज करा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। तो बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किया सल्फर। बैक्टीरिया ने क्या प्रोड्यूस किया? सल्फर। फोटोसिंथेसिस अभी भी किया, तो ये हुआ एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? यानी फोटोसिंथेसिस दोनों केस में किया बैक्टीरिया ने, ठीक है, दोनों केस में किया। लेकिन एक बार कैसा किया? ऑक्सीजेनिक, और एक बार कैसा किया? एनऑक्सीजेनिक। आ रहा है समझ में आपको? एक बार ऑक्सीजेनिक किया और एक बार एनऑक्सीजेनिक। कौन से बैक्टीरिया ने? पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो इससे ये समझ में आता है कि जो चीज हाइड्रोजन के साथ होती है वो चीज बाहर निकल जाती है। देखो, जो चीज हाइड्रोजन के साथ होती है वो चीज बाहर निकल जाती है। यानी प्लांट जो फोटोसिंथेसिस से रिलीज करते हैं वो उस एलिमेंट को करते हैं जो हाइड्रोजन के साथ होता है। किसके साथ होता है? हाइड्रोजन के। और हम बचपन से फोटोसिंथेसिस पढ़ते आ रहे हैं, कितनी बार पढ़ चुके हैं, तो आपने एक ही बात को बार बार सुना है कि प्लांट जो होते हैं वो CO2 लेते हैं और प्लांट O2 देते हैं। तो आपके दिमाग में भी एक बात बैठ गई थी कि प्लांट CO2 जो लेते हैं उसी से शायद कार्बन रख लेते होंगे और O2 देते होंगे, बट ऐसा नहीं है। जो ऑक्सीजन प्लांट देता है वो असल में कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं होता, वो पानी के टूटने से बनता है। किसके टूटने से बनता है? वाटर के। और ये बात दुनिया के सामने साबित किसने करी थी? कॉर्नेलियस वैन नील ने। बच्चों आ रहा है समझ में? ठीक है, ठीक है। तो ये काम किया था कॉर्नेलियस वैन नील ने। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो थे मेल्विन कैल्विन। लास्ट इन्हीं का नाम है। मेल्विन कैल्विन अमेरिकन साइंटिस्ट थे, और जब जापान पे हमला हुआ था, हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब गिराए गए थे, तो न्यूक्लियर हमले के बाद वो जगह बिल्कुल तबाह हो चुकी थी, वहाँ पे लाइफ नहीं थी। तो वहाँ पर ये गए थे, वहाँ पे रेडिएशन बहुत थी, और वहाँ से मेल्विन कैल्विन उठा के ले आए थे रेडियो आइसोटोप। क्या उठा के ले आए थे? रेडियो आइसोटोप्स। देखो, आइसोटोप तो आपने बहुत सुने, लेकिन रेडियो आइसोटोप एक ऐसा आइसोटोप होता है जिसमें से रेडिएशंस निकलती हैं। जैसे आपको पता है कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों कार्बन के आइसोटोप्स हैं, लेकिन जो कार्बन 14 है उसमें से क्या निकलती हैं? उसमें से रेडिएशंस निकलती है। और ये जो रेडिएशंस होती है ये इसको इजीली डिटेक्टेबल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? इजीली डिटेक्टेबल, यानी इसे आप आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसका पता कर सकते हैं ये कहाँ गया, कहाँ से आया। लेकिन इसको आप पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि सारे ही कार्बन कार्बन 12 है। तो जब हमें इन्वेस्टिगेटरी एक्सपेरिमेंट करना होता है, इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल करनी होती है, इन्वेस्टिगेशन करना होता है कि कौन सा मॉलिक्यूल प्लांट में क्या बन रहा है, तब हम नॉर्मल आइसोटोप की जगह क्या यूज करते हैं? रेडियो आइसोटोप्स। आ रहा है समझ में? तो रेडियो आइसोटोप कार्बन 14 यूज किया था किसने? मेल्विन कैल्विन ने। और इन्होंने पता लगाया था बायोसिंथेटिक फेज का। किसका पता लगाया था इन्होंने? बायोसिंथेटिक। हाँ, जिसे बाद में डार्क रिएक्शन भी बोला जाने लगा। डार्क रिएक्शन बोलते हैं इसको, या इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं, C3 साइकिल। और मेल्विन कैल्विन ने एक्सप्लेन किया था, तो उनके ऑनर में से कैल्विन साइकिल भी बोला जाता है। तो एक ही चीज के 3 नाम हो गए, 4 नाम हो गए, ठीक है। बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं, डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, C3 साइकिल भी कहते हैं, और कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। मतलब इन्होंने दुनिया को ये बताया कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनता है, ठीक है। तो क्या ये बात समझ में आती? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? तो ये तो अब तक की हिस्ट्री थी, मतलब इस चैप्टर के स्टार्टिंग में सारा हिस्ट्री पोर्शन दिया है। अब हम बात करेंगे चैप्टर की, चैप्टर में क्या दिया है। तो देखिए, चैप्टर में सबसे पहले सेल ऑर्गेनेले से शुरुआत करते हैं। वो सेल ऑर्गेनेले है क्लोरोप्लास्ट। इस तरह का होता है, डबल मेम्ब्रेन। इसमें एक इनर मेम्ब्रेन होती है और एक आउटर मेम्ब्रेन। बिल्कुल, बहुत ही इंटेलिजेंट जवाब देते हो तुम लोग।
तो दो मेम्ब्रेन होती है इसमें, एक इनर मेम्ब्रेन होती है और एक आउटर मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी जगह है उस जगह को बोलते हैं स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको थाइलाकॉइड कहते हैं। ठीक है, ये होते हैं डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स। ध्यान से देखो, क्या बोलते हैं इनको? थाइलाकॉइड्स। तो थाइलाकॉइड जो होते हैं वो आपस में इस तरीके से कनेक्टेड भी होते हैं ट्यूब से, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेला। सो ये है डिस्क लाइक एक थाइलाकॉइड, और थाइलाकॉइड का पूरा पूरा जो ढेर आप देख रहे हो ये पूरा, इसको हम बोलते हैं ग्रेनम। ग्रेनम बोलना मतलब सिंगुलर हो गया, और बहुत सारे होंगे तो आपने क्या बोलना है? ग्रेना। ग्रेना कैसा वर्ड होगा? प्लूरल। बीच में ये जोड़ने वाला जो पाइप दिख रहा है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेला। स्ट्रोमा लैमेला कहते हैं इसको, और ये तो स्ट्रोमा है ही। और क्या होता है इसमें ना, अपना खुद का अपना क्या होता है? सर्कुलर डीएनए होता है, और राइबोसोम्स भी होते हैं इसके पास। कौन से वाले? 70S। आ रहा है समझ में? यानी ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये बाइनरी फिशन करके अपनी तादाद खुद बढ़ा सकता है, अपना नंबर बढ़ा सकता है, खुद जितना चाहे उतना सेल के अंदर बढ़ सकता है। ऐसा होता भी है। प्लांट को अगर आप धूप में रख दोगे ना तो उसके पत्तों का रंग लाइट ग्रीन से डार्क ग्रीन हो जाता है, क्योंकि प्लांट को फिर महसूस होता है कि यार धूप ज़्यादा आ रही है, इसको यूज़ करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट बनाने चाहिए। तो क्लोरोप्लास्ट उसी प्लांट सेल के अंदर जो पहले 10 थे 40 हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। यानी क्लोरोप्लास्ट बिना सेल डिवीजन के भी मल्टीप्लाई करते हैं बाय बाइनरी फिशन। तो क्लोरोप्लास्ट ऐसा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। और आपको शायद मैंने सीक्वेंस भी बताया था कि जब कोई प्लांट फ्रूट प्रोड्यूस करता है तो फ्रूट जब यंग होता है, बहुत ही छोटा, जैसे टमाटर को देखते हैं तो टमाटर पहले सफ़ेद होता है तो उसमें होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, और फिर वो हरा हो जाता है, बड़ा होता है थोड़ा, तो उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और टमाटर पक के लाल हो जाता है, उसमें होते हैं क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि प्लांट के अंदर सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट ज़्यादा होते हैं, फिर क्लोरोप्लास्ट आते हैं ग्रीन वाले, और लास्ट में क्रोमोप्लास्ट जिन्हें कलर देना है। तो ये तो ग्रीन वाला है, इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्री। जैसे प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हो? राइबोसोम को। ऐसे ही फूड फैक्ट्री किसको कहते हैं? फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, तो क्लोरोप्लास्ट में दो चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो थाइलाकॉइड, ये स्ट्रोमा लैमेला, इन दोनों पे यहां पर होती है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मतलब यहां पे सनलाइट की एनर्जी से एटीपी बनाया जाता है। और ये जो अंदर आपको दिख रहा है स्ट्रोमा, यहां पे होती है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का मतलब यहां पर जो सनलाइट से बनी जो एनर्जी थी एटीपी और एनएडीपीएच, उनसे ग्लूकोज बनाया जाता है। यानी ग्लूकोज का बनना हो गया डार्क रिएक्शन, और एनर्जी फॉस्फेट्स का बनना हो गया लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे और स्ट्रोमा लैमेला पे, जबकि डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? स्ट्रोमा में। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अब देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, देखेंगे जहां पे क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है ना, 209 पेज पे है शायद, देखिए उसको। उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऐसा कब होगा कि जो प्लांट की सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है वो इंसिडेंट लाइट, देखिए लाइट आ रही है, इंसिडेंट लाइट, मान लीजिए सनलाइट आ रही है, और ये है प्लांट की सेल। ठीक है, ये प्लांट की सेल है। अब प्लांट की सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट सनलाइट के सामने बिल्कुल खड़े हो गए, परपेंडिकुलर टू द सनलाइट, और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट छुपते छुपाते नजर आ रहे हैं, सनलाइट से ना साइड में छुप रहे हैं। तो ऐसा कब होगा कि क्लोरोप्लास्ट सनलाइट से छुपेंगे, और ऐसा कब होगा कि क्लोरोप्लास्ट सनलाइट के आगे खड़े हो जाएंगे? ऐसा कब होगा और ऐसा कब होगा? बताइए।
अच्छा, गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में हम लोग खुद भी धूप से बचने की कोशिश करते हैं, छाया देखते हैं, वहां पे छाया में खड़े जाते हैं, धूप में जाते ही नहीं है ना। और सर्दियों में जहां धूप मिले वहां पे जाने की कोशिश करते हैं, धूप में खड़े रहने की, क्योंकि धूप से गर्माहट का एहसास होता है, धूप में गर्मी है ना। तो सर्दियों में धूप चाहिए और गर्मियों में उसी धूप से बचने की कोशिश करते हैं। सारा खेल किसका है, लाइट इंटेंसिटी का, तीव्रता का। सर्दियों में लाइट की इंटेंसिटी कम होती है तो गर्मी कम लगती है धूप में, और गर्मियों में वही लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो गर्माहट ज़्यादा लगती है, लगता है बॉडी को नुकसान हो जाएगा। तो वैसा ही है, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर अगर धूप पड़ रही है और धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो क्लोरोप्लास्ट उस धूप से डैमेज हो सकता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट खुद को बचाने के लिए साइड में लग गया। यानी कि ऐसा होगा ड्यूरिंग हाई लाइट इंटेंसिटी, जब धूप बहुत तेज आएगी, जब होगी हाई लाइट इंटेंसिटी, तब क्लोरोप्लास्ट छुपेगा, मतलब सनलाइट से बचने की कोशिश करेगा, सनलाइट के डायरेक्ट एक्सपोजर में नहीं आएगा। और जब लो लाइट इंटेंसिटी होगी, यानी लो लाइट इंटेंसिटी कब होगी बच्चों, नहीं सर्दियों तो नहीं, ऐसे बोलो जब अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग का टाइम, मतलब सुबह होने वाली हो, सुबह हो रही हो अर्ली मॉर्निंग, और जब शाम हो रही हो, शाम ढल रही हो, तो उस वक्त धूप उतनी तेज नहीं होती, इसीलिए उस वक्त कैसे होंगे, क्लोरोप्लास्ट परपेंडिकुलर हो जाएंगे किसके, सनलाइट के। और यहां देखो सनलाइट से बच रहे हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन मिला आपको बुक में, क्वेश्चन का आंसर भी मिला, आया समझ में सबको। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे एक और टॉपिक होता है पर ये एनसीईआरटी में है नहीं, इसे बोलते हैं ईटियोलेशन। आपके घरों में ऐसा हुआ है कभी, नवरात्रि में जौ, मक्का और इनके बीज बूते जाते हो, मंदिर के आसपास रखे जाते हो, पौधे होते हैं छोटे छोटे, तो कोई भी बीज अगर अंधेरे में जमता है, डार्क में, तो उसके जमने पर जो सीडलिंग पौधा निकलता है वो व्हाइट कलर का होता है, उसमें कलर नहीं होता, वो ग्रीन नहीं होता। इसे बोलते हैं ईटियोलेशन, यानी कि कलरलेस लॉन्ग सीडलिंग grown due to seed germination in dark। तो अगर डार्क में सीड जर्मिनेशन होता है, अंधेरे में, तो जम के निकलने वाला पौधा भी जो जर्मिनेट होके आया है वो कैसा होता है, वो वाइट होता है, येलो होता है, लेकिन उसमें ग्रीन कलर नहीं होता। इसका मतलब क्लोरोफिल भी बनेगा ज़्यादा जब सनलाइट पड़ेगी ज़्यादा, यानी जैसे जैसे सनलाइट पड़ेगी वैसे वैसे क्लोरोफिल बनेगा। तो क्लोरोफिल के बनने के लिए भी प्लांट को क्या चाहिए, सनलाइट। और बिना सनलाइट के अगर कोई प्लांट पार्ट ग्रो कर रहा है तो डेफिनेटली लाइट कलर का होगा, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ईटियोलेशन। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। क्या चीज, हाँ लाइट रिएक्शन नहीं हो रही। और ये जो ग्रोथ होती है ना बच्चों, देखो सवाल क्या पूछा इन्होंने पूछा कि क्या जब ईटियोलेशन हो रहा है तब लाइट रिएक्शन होगी, क्या लाइट रिएक्शन होगी तब। तो सुनिए, ऐसा है, डार्क में तो लाइट रिएक्शन हो ही नहीं सकती ना, डार्क है, अंधेरा है बिल्कुल। और दूसरी बात, आपने बीज बोया है तो यार बीज से कोई पेड़ तो बनेगा नहीं, छोटा सा पौधा ही बनेगा। तो वो जो छोटा सा पौधा बनेगा बच्चों, वो एक रेंज तक बनेगा, उसकी एक लिमिट होगी। ऐसा नहीं कि पूरा फुल ग्रोन मैच्योर प्लांट बन जाएगा। और अगर इसे तब भी सनलाइट नहीं मिली, तब भी ये डार्क नहीं रहा, हफ्ते 10 दिन बाद भी, तो ये मर जाएगा, ये आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। इसको समझो बात को। ईटियोलेशन सिर्फ एक छोटे से टाइम पीरियड है जिसमें सीड जर्मिनेट होकर के एक छोटा पौधा यानी सीडलिंग बना, और उस सीडलिंग पे कलर नहीं है। वो सीडलिंग कैसा है, वो कलरलेस है, स्टोर्ड एनर्जी से बनता है। ये सीडलिंग किससे बनता है, स्टोर्ड एनर्जी जो सीड के अंदर है। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो रब कर दूं। क्या होता है, एटीपी फॉर्मेशन हाँ होता है, रेस्पिरेशन से होता है, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस से नहीं होता। रेस्पिरेशन तो पता है ना आपको, बिना सनलाइट के भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला टॉपिक देखते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे थोड़ा सा सनलाइट के बारे में। तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सबको पता है ये बात। तो सन से जो एनर्जी आती है बच्चों, से बोलते क्या है, उसे बोलते हैं सोलर रेडिएशन। क्या बोलते हैं? और सोलर रेडिएशन के कितने कंपोनेंट्स बताए थे, मैंने बताए थे लास्ट क्लास में, 3 कंपोनेंट बताए होंगे। पहला कंपोनेंट मैंने बताया था यूवी, यानी अल्ट्रा वायलेट रेज,
अल्ट्रावायलेट जो होता है बच्चों वो बहुत ही कम होता है, लगभग 4% के आसपास होता है, ठीक है। फिर दूसरा जो होता है वो होता है विजिबल लाइट। हाँ, जो विजिबल लाइट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, लगभग 44%, ठीक है। और सबसे कम, सबसे ज़्यादा होता है लास्ट में 52% के आसपास इंफ्रारेड रेज। यस, याद रखना क्या, तो इंफ्रारेड रेज जो होती हैं वो गर्माहट का एहसास कराती हैं। आप धूप में जाते हो, आपको गर्माहट का एहसास होता है बिकॉज ऑफ इंफ्रारेड रेज। और इंफ्रारेड ऐसा नहीं है कि सिर्फ सन से ही आ रही है, हर गर्म चीज़ से इंफ्रारेड रेज निकलती है, मेरी बॉडी से, आपकी बॉडी से इंफ्रारेड रेज निकलती है। इसलिए कुछ कैमरा, जिन्हें थर्मल इमेजिंग कैमरा कहते हैं, वो लोगों को देख पाते हैं नाइट में भी, अंधेरे में भी, क्योंकि वो किसको देखते हैं, इंफ्रारेड रेज को देखते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो नुकसान कौन पहुंचाता है? नुकसान यूवी रेज। जो व्हाइट लाइट होती है जो सन से आ रही है, जिसकी वजह से आप चीज़ों को देख पाते हो, कलर्स देख पाते हो, वो कौन सी होती है? विजिबल लाइट। और जिससे गर्माहट का एहसास होता है वो कौन सी होती है? इंफ्रारेड। क्या इतना समझ में आया सबको? ओके, तो अब देखते हैं आगे। बच्चों ये जो विजिबल लाइट होती है ना, इस विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो होता है लगभग, बताया था मैंने शायद पहले भी, 40 नैनोमीटर। इतना हम लोग आंखों से देख सकते हैं, लेकिन क्या प्लांट इतना यूज कर सकते हैं? नहीं, प्लांट इतना यूज नहीं कर सकते। तो प्लांट जो यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? PAR, बताया था मैंने, PAR यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। यस, प्लांट जो यूज करते हैं उसे बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो ये जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है ये कितना % होता है? ये होता है लगभग, ठीक है,